Okay, so students, today we are going to discuss the DNA synthesis inhibitors. जैसे कि हम लोगों ने पहले सेल वॉल इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ा, प्रोटीन इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ा, एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में पढ़ा, एंटी माइक्रोबियल डिफरेंट ड्रग्स के बारे में पढ़ा। तो अब हम लोग आ जाते हैं DNA सिंथेसिस इनहिबिटर्स की तरफ। ये वो वाली ड्रग्स हैं, ये वो वाले एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं जो कि डीएनए को टारगेट करती हैं। बैक्टीरिया के डीएनए को टारगेट करेंगी। बैक्टीरिया का डीएनए को जब टारगेट करेंगी तो या तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी या डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी। तो जब ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन नहीं होगी तो ऑब्वियस बात है कि इंटरफेज या आपका माइटोटिक फेज जो है वो अफेक्ट हो रहा है। तो जब इंटरफेज या माइटोटिक फेज अफेक्ट होगा तो फर्दर सेल्स जो हैं वो नहीं बनेंगे, नहीं प्रोलिफरेट करेंगे। जो फर्दर सेल्स प्रोलिफरेट नहीं करेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो उनकी ग्रोथ जब नहीं होगी और एंटीबॉडीज़ की वजह से जब वो मर जाएंगे तो फिर जो है वो इन्फेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से इनहिबिटर्स हैं जो डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, एंड हाउ दे फंक्शन इन टू विच मॉलिक्यूल्स एंड थ्रू व्हाट mechanism they target the DNA synthesis in bacteria. सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या है? बेसिकली कि डिस्कवरी ऑफ क्विनोलोन एंटीमाइक्रोबियल्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूमरस कंपाउंड्स यूटिलाइज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। हमारे पास डिस्कवरी हुई किसकी? क्विनोलोन एंटीमाइक्रोबियल्स की, जिन्होंने एक डेवलपमेंट एक क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट कॉज की, जिससे क्या था कि हम न्यूमरस कंपाउंड्स को यूटिलाइज़ कर सकते थे माइक्रोब्स को मारने के लिए। पर तब तक अभी ये कुछ नहीं था कि ये डीएनए को टारगेट कर रहे हैं या नहीं, बट बस एक ये डिस्कवरी थी क्विनोलोन मॉलिक्यूल्स की जो एंटी माइक्रोबियल के तौर पे एक्ट कर रहे थे। फॉलोइंग सिंथेसिस ऑफ nalidixic acid in the early 1960s, continued modification of the quinolone nucleus expanded the spectrum of activity, improved pharmacokinetics and stabilized compounds against common mechanisms of resistance. तो ये ऐसे क्विनोलोन जो है और इसके साथ जब जो है वो सिंथेसिस कर ली गई नैलिडिक्सिक एसिड की अर्ली 1960s में, तो ये जो दोनों का एक मिक्सचर था ना एक किस्म का, तो इससे जो इम्प्रूव फार्माकोकाइनेटिक्स देखी गई, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखा गया, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी देखा गया, और ये भी देखा गया कि स्टेबलाइज्ड कंपाउंड्स हैं और कॉमन मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो इतनी इनमें नहीं होती जिस तरह से बाकी ड्रग्स के लिए हो जाती है। तो ये अगेंस्ट हैं उन कॉमन मैकेनिज्म्स ऑफ रेजिस्टेंस के, जिन मैकेनिज्म से बाकी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रेजिस्टेंट अपने आप को रेजिस्टेंट बना लेते हैं। तो इन ड्रग्स के लिए वो चीज़ें नहीं देखी गई थी और इम्प्रूव देखा गया कि इम्प्रूव फार्माकोकाइनेटिक्स है और स्टेबलाइज कंपाउंड्स हैं, ये सारी चीज़ें। ड्यू टू दीज एनहांसमेंट्स क्विनोलोन एंटीमाइक्रोबियल्स वर रैपिडली इंटीग्रेटेड इनटू द ह्यूमन एंड एग्रीकल्चरल मेडिसिन। इस वजह से कि ये बहुत अच्छी ड्रग्स के तौर पे काम में लाई जा सकती हैं, तो क्विनोलोन एंटीमाइक्रोबियल्स को जो है वो रैपिडली इंटीग्रेट कर दिया किसमें? ह्यूमन और एग्रीकल्चरल मेडिसिन में। वो वाले तमाम मेडिसिन जो ह्यूमन हम लोग यूज़ करते हैं और उनमें भी जो एग्रीकल्चरल मेडिसिन होती है। अनफॉर्चुनेटली ओवर यूज रिजल्टेड इन राइजिंग रेट्स ऑफ रेजिस्टेंस। पर हुआ क्या, बदकिस्मती से जब इसका ओवर यूज़ करना शुरू कर दिया, बिल्कुल इस तरह से जैसे हम आजकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह जब इसका ओवर यूज़ किया गया तो रेट्स ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गए थे इन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स में, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो रेट्स जो है वो बढ़ना शुरू हो गए रेजिस्टेंस के। जहाँ पहले ये देखा जा रहा था कि रेजिस्टेंस जो है वो कॉमन मेथड्स जैसे होती है उस तरह से नहीं हो रही और ये एक अच्छी बात थी, पर फिर भी अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स आ गए कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस के जो रेट्स थे वो बढ़ना शुरू हो गए। इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शंस। इसके अलावा क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शंस की, जो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल की वजह से होते हैं उन इन्फेक्शंस की भी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो गया, वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूमरस अनटूवर्ड एडवर्स इफ़ेक्ट्स। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा न्यूमरस एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी देखने में आए, कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा जो है वो देखने में आए। तो ये सारी चीज़ें जो है अनफॉर्चुनेटली हमें फिर जो है वो कॉन्सिक्वेंटली दीज एजेंट्स हैव बीन रेलीगेटेड टू सेकेंड लाइन ऑप्शंस फॉर
वेरियस इंडिकेशंस। फिर कॉन्सिक्वेंटली क्या किया गया तो इसको फर्स्ट लाइन डिफेंस के तौर पे नहीं बल्कि सेकंड लाइन ऑप्शन के तौर पे जो है वो यूज़ करना शुरू किया गया। इसको फिर उसके लिए लिया गया कि अब इसको हम फर्स्ट लाइन में नहीं इस्तेमाल करेंगे, सेकंड लाइन में इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे हम देखते हैं ना अपने बॉर्डर्स पे, अगर मैं आपको फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम के बारे में बताऊं तो बॉर्डर्स पे आप देखो तो हमारे मुल्क की सरहदों पे बॉर्डर्स पे हमारे जवान खड़े हैं, हमारे सिपाही खड़े हुए हैं, ठीक है। उनको लीड करने वाला एक ना एक वहाँ पे जो है वो कैप्टन या मेजर भी वहाँ पे होता है, मौजूद होता है, ठीक है। तो वो हमारा एक फ्रंट लाइन सिस्टम है। उससे पीछे फिर आ जाएँ तो फ्रंट लाइन पे पीछे फिर हमने क्या रखा होता है, हमने अपनी तोपों का और इस तरह की इन सारी चीज़ों का एक सिस्टम जो है वो प्रॉपर एक मैनेज करके रखा हुआ होता है कि अगर फ्रंट लाइन जो है वो हमारी दफ़ा करने में डिफेंस सिस्टम में नाकाम हो जाती है तो एटलीस्ट सेकंड लाइन हमारे पास हो। तो सेकंड लाइन में हमने तोपें और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, और जो हमारे फिर वहाँ पे आते हैं जो हमारे हायर रैंक्स के प्रोफेशनल्स जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो आते हैं। इस तरह साथ साथ फिर हम पीएफ को जो हमारी एयरलाइन डिफेंस है उसको भी इंटीग्रेट करते हैं, और जो सी लाइन डिफेंस है उसको भी, वाटर लाइन जो हमारी डिफेंस है उसको भी इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हमारी सेकंड लाइन में आ जाती है। इस तरह पे थर्ड लाइन डिफेंस भी होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में भी होता है फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम एंड थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम एंड सो ऑन। फर्स्ट लाइन में तो हमारी ये आ जाती है स्किन वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ें कि ये भी तो हमें प्रोटेक्ट कर रही है ना कि एज इट इज़ डायरेक्टली हमारे अंदर कोई इस तरह से ऑर्गेनिज्म नहीं जा सकता अनलेस के कोई जो है वो कट वगैरह या इस तरह से कोई ओपन स्पेस ना मिले जब तक किसी बैक्टीरिया को। तो स्किन भी हमारी फ्रंट लाइन डिफेंस में आती है। पर सिर्फ ये फ्रंट लाइन डिफेंस में सिर्फ यही एक चीज़ नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो फ्रंट लाइन डिफेंस में ही आती हैं। तो और इसके अलावा काफ़ी सारी ड्रग्स को भी फ्रंट लाइन डिफेंस में रखा जाता है। पर हमने क्या किया कि जब इन्फेक्शन हुआ तो फिर इसको फ्रंट लाइन में नहीं रखा गया, यानी कि सबसे पहले इन्फेक्शन होते ये वाली मेडिसिन नहीं दी गई बल्कि कुछ और मेडिसिन को लिया गया कि उनको हम एज अ फ्रंट लाइन के तौर पे ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अगर फिर भी इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल नहीं होता, फिर भी इन्फेक्शन जो है वो कवर अप नहीं होता या हम उसको हमारी बॉडी उसको कोप अप नहीं कर पा रही, फिर जो है वो सेकेंड लाइन के तौर पे इस ऑप्शन को रखा गया कि हम सेकेंड लाइन के तौर पे क्विनोलोन और डेक्सामेथासोन एसिड को जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट ड्रग्स आ जाती हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स में। इसमें हमारे पास आ जाती है सिप्रोफ्लॉक्सिन आ जाती है, डेलाफ्लॉक्सासिन आ जाती है, हमारे पास जेमिफ्लॉक्सासिन आ जाती है, लेवोफ्लॉक्सासिन आती है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आती है और ऑफ्लॉक्सासिन आती है। तो ये डिफरेंट हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स जो कि हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स हैं जिनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। Most bacterial species maintain two distinct type 2 topoisomerases that assist with deoxyribonucleic acid replication। ये हम सबको पता है कि जो टोपोआइसोमेरेज होता है ये एक एंजाइम होता है जो कि जब रेप्लिकेशन होनी होती है तो रेप्लिकेशन के दौरान ये हमारे जो हेलिकल होता है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर टोपोआइसोमेरेज नहीं होगा तो प्रॉपर तरह से रेप्लिकेशन नहीं हो पाती। तो मोस्ट बैक्टीरियल स्पीशीज़ तो ऐसी हैं जिनमें ये 2 डिस्टिंक्ट टाइप 2 जो टोपोआइसोमेरेज है ये एग्जिस्ट कर रहा होता है किसको, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन को। डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमेरेज 4 ये सारे के सारे मौजूद होते हैं। डीएनए गायरेज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग टॉर्सिनल स्ट्रेस। डीएनए गायरेज क्या करता है कि जो डीएनए के अंदर, क्योंकि वो हेलिकल होता है ना, स्ट्रैंड बना हुआ था हेलिकल का, और आप अगर उसको एक जगह से खोलोगे तो दूसरी जगह पर बहुत ज़्यादा हेलिक्स जो है वो टाइट हो जाएगा, स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाएगा। तो उस चीज़ को, टॉर्शनल स्ट्रेस को ये रिलीव करता है गायरेज एंजाइम जो है। हेड ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, जब भी रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है उसके आगे बाय ब्रेकिंग डबल स्ट्रैंड डीएनए एंड इंट्रोड्यूसिंग नेगेटिव सुपर कॉइल्स, और वहाँ पे क्या करता है नेगेटिव सुपर कॉइल्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। टोपोआइसोमेरेज 4 एग्जिस्ट इन सेपरेटिंग डॉटर क्रोमोसोम्स वंस रेप्लिकेशन इज़ कंप्लीटेड। जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो टोपोआइसोमेरेज 4 जो है वो एग्जिस्ट करता है कि जो डॉटर क्रोमोसोम अब जो नया बना है उसको अपने जो पेरेंट है उससे अलग कर दिया जाए। फॉलोइंग सेल वॉल एंट्री थ्रू पोरिन चैनल्स फ्लोरोक्विनोलोन्स बाइंड टू दीज एंजाइम्स एंड इंटरफेयर विद दी डीएनए लाइगेशन। तो जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है ये बेसिकली करते क्या हैं, ये जब सेल वॉल के अंदर से बैक्टीरिया के अंदर एंट्री हासिल कर लेते हैं थ्रू पोरिन चैनल्स, तो ये क्या करते हैं, ये इन एंजाइम्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। डीएनए गायरेज हो गया, टोपोआइसोमेरेज 4 हो गया, इन एंजाइम्स के साथ क्या करते हैं बाइंड कर जाते हैं और फिर जो है इंटरफेयर कर देते हैं इन एंजाइम्स को, इन एंजाइम्स के फंक्शन को। तो जब वो एंजाइम जो है वो आपस में प्रॉपर्ली फंक्शन
इन्फेक्शन नहीं करेंगे तो फिर जो है वो प्रॉपर रेप्लिकेशन नहीं होगी, प्रॉपर जो है वो काम जब नहीं होंगे डीएनए के, तो फिर क्या होगा कि फर्दर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, माइटोसिस नहीं होगी, तो सिंपल बात है कि फर्दर जो है वो इन्फेक्शन जो है वो आगे स्प्रेड नहीं होगा। तो ये था इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं, दिस इंटरफेरेंस इंक्रीजेज द नंबर ऑफ परमानेंट क्रोमोसोमल ब्रेक्स। इससे क्या होता है, जब ये इंटरफेरेंस हो जाती है, क्विनोलोन्स जो है वो इंटरफेयर कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, परमानेंट क्रोमोसोमल ब्रेक्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, ट्रिगरिंग सेल लाइसिस, जिससे जो सेल लाइसिस स्टार्ट हो जाती है। इन जनरल फ्लोरोक्विनोलोन्स हैव डिफरेंट टारगेट्स फॉर ग्राम नेगेटिव डीएनए गायरेज एंड ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स टोपोइसोमेरेज 4 रिजल्टिंग इन रैपिड सेल डेथ। और जनरली है क्या कि फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डीएनए गायरेज को टारगेट करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टोपोइसोमेरेज 4 को टारगेट करते हैं, जिससे क्या होता है, रैपिड जो है वो सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है और जो इन्फेक्शन है वो उसको जो है कोप अप कर लिया जाता है, इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है, बॉडी से रिड्यूस किया जा सकता है। फ्लोरोक्विनोलोन्स आर बैक्टीरियासाइडल। ये क्या है, ये बैक्टीरियासाइडल है, इसका मतलब कि बैक्टीरिया को किल करने की सलाहियत रखते हैं। एंड एग्जिबिट एरिया अंडर दी कर्व मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन AUC-MIC डिपेंडेंट किलिंग। और ये जो है वो जो AUC-MIC डिपेंडेंट किलिंग है उसके अंदर ही फॉल करते हैं। A major facet of their development centered on improving microbiologic coverage। एक जो मेजर एक फैसर देखा गया है इसकी डेवलपमेंट में वो ये है कि इससे जो है वो इम्प्रूव्ड माइक्रोबायोलॉजिक कवरेज होती है, कि माइक्रोबायोलॉजिक कवरेज ज़्यादा है इसकी, ज़्यादा स्पेक्ट्रम तक के बैक्टीरिया को ये जो है वो ट्रीट कर सकता है। मॉडिफिकेशंस टू द क्विनोलोन न्यूक्लियस steadily improved topoisomerase inhibitory activity and facilitated bacterial cell wall penetration। जैसे जैसे क्विनोलोन में मॉडिफिकेशंस की गई हैं, जैसे जैसे इसके डिफरेंट जो हैं वो जेनरास जो हैं वो बनाए गए हैं, उस तरह क्या हुआ है कि इसकी जो बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट करने की पावर है, पेनिट्रेशन है, वो भी इंक्रीज़ हुई है, और इसके साथ साथ जो टोपोआइसोमेरेज को इनहिबिट करने की एक्टिविटी है वो भी इन्हांस हुई है। These changes enhanced activity against a variety of pathogens including aerobic gram-negative and gram-positive organisms, typical organisms for example chlamydia or legionella and mycoplasma species and anaerobes। जिस तरह ये हमने जो है वो उसमें एडवांसमेंट्स आई हैं, इन्हांस्ड एक्टिविटी आई है, उसके साथ साथ क्या हुआ है कि इन पैथोजेंस को एरोबिक ग्राम नेगेटिव और जो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें स्पेसिफिकली जो स्पीशीज़ आती हैं आपके, उन स्पीशीज़ को, इसके अलावा एनाएरोब्स को, काफ़ी सारे एनाएरोब्स को भी ये टारगेट कर सकता है। बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ दीज स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की गई है, फ्लोरोक्विनोलोन्स आर ऑफन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। इनको क्लासीफाई किया जाता है कि किस स्पेक्ट्रम तक पे ये एक्टिविटी शो कर सकती हैं। फर्स्ट जनरेशन कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल नैलिडिक्सिक एसिड वर नैरो स्पेक्ट्रम एजेंट्स with activity against aerobic gram-negative bacilli, mostly Enterobacteriaceae। second generation compounds for example ciprofloxacin, और इसके अलावा exhibit improved intracellular penetration and broadened coverage which includes Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza, Neisseria species, Chlamydia species and Legionella species। तो इन सारी स्पीशीज़ के ऊपर ये जो है टारगेट कर सकता है और इनके ख़िलाफ़ काम कर सकता है। ये था इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम की कौन कौन से माइक्रोब्स को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा थर्ड जनरेशन कंपाउंड्स में फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है लिवोफ्लेक्सिसिन। ये मेंटेन करता है द बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ सेकेंड जनरेशन एजेंट्स विद इम्प्रूव्ड एक्टिविटी अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशी इंक्लूडिंग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, और इसके अलावा मिचलिन ससेप्टेबल, इसके अलावा स्टेफिलोकोकस यूरियस और सेंटरोफोमोनास माल्टोफिलिया एंड माइकोबैक्टीरियम स्पीशी। फोर्थ जनरेशन कंपाउंड्स में हमारे पास आ जाता है मोक्सीफ्लोक्सासिन, जेमिफ्लोक्सासिन एंड डेलाफ्लोक्सासिन। इनकी इन्हांस्ड एक्टिविटी होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इंक्लूडिंग स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज। डेलाफ्लोक्सासिन हैज़ एक्टिविटी अगेंस्ट मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस यूरियस, जिसको आप MRSA भी कह सकते हो, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस यूरियस एंड एंटेरोकोकस फिसिलिस है। इसके अलावा फर्दर डेलाफ्लोक्सासिन जो है एंड मोक्सीफ्लोक्सासिन जो ड्रग्स हैं हैव एक्टिविटी अगेंस्ट बैक्टीरियोइड्स,
फ्रेजिलिस एंड पिवोटाला स्पीशीज़। इन स्पीशीज़ के ख़िलाफ़ भी ये दोनों काम करती हैं वाइल मेंटेनिंग एक्टिविटी अगेंस्ट एंटेरोबैक्टेरियसी एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इनके अलावा जो है वो इसके साथ साथ वो इनके अगेंस्ट भी अपनी एक्टिविटी को शो करते हैं। फ्रॉम दिस ग्रुप ओनली डेलाफ्लॉक्सासिन हैज़ एक्टिविटी अगेंस्ट स्यूडोमोनास एरिजिनोसा। लास्टली these agents maintain a typical coverage with moxifloxacin and dalafloxacin showing activity against mycobacteria species के अलावा ये माइकोबैक्टीरिया स्पीशी के अगेंस्ट भी एक्टिविटी जो है वो शो करते हैं। तो ये सारी इनकी क्या थी, एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, इनका एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम है कि इतने सारे माइक्रोब्स के अगेंस्ट ये काम कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हो टिपिकल थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स की। सबसे पहले हमारे पास एंथ्राक्स है। एंथ्राक्स में आप जो है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह ऐसी मेडिसिन देते हो, ऐसी ड्रग्स देते हो जो कि ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई को टारगेट करती हैं। उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अगर तो वो ग्राम नेगेटिव रॉड्स को टारगेट करने के लिए हम जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड लेवोफ्लॉक्सासिन इन दोनों को इकट्ठा जो है वो आर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग अनकॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इनको ट्रीट करने के लिए ग्राम नेगेटिव रॉड्स को टारगेट किया जाता है और जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं इनको ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा फिर एनाएरोबिक इन्फेक्शंस हैं जिनमें आप मोक्सिफ्लॉक्सासिन जो है वो नोटेबल जो है वो एंटी एनाएरोबिक एक्टिविटी शो करता है और एनाएरोबिक इन्फेक्शंस को ट्रीट कर सकता है। फिर आप राइट साइड पे आ जाएँ तो रेजिस्टेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, ऐसे इन्फेक्शंस जो कि बाकी ड्रग्स उस पर रेजिस्टेंट हुई होती है वहाँ पे ये थोड़ा बहुत काम कर जाती हैं। उसमें हमारे पास आ जाती है लेवोफ्लॉक्सासिन और मोक्सिफ्लॉक्सासिन। इन दोनों को आप कंबाइन दे सकते हो जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe के अगेंस्ट काम कर सकती हैं। इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हो, इज़ नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर निमोनिया। इसको निमोनिया के लिए तो नहीं देते हो या साइनस के लिए भी नहीं देते हो बिकॉज इट हैज़ वीक एक्टिविटी अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया अ कॉमन कॉजेटिव एजेंट, बट ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स को जो है वो ट्रीट कर सकता है। इसके अलावा फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैव एक्टिविटी अगेंस्ट ए टिपिकल ऑर्गेनिज्म सच एज लेजिनेला एसोसिएटेड विद अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। और इसके अलावा आप जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को भी ट्रीट कर सकते हो बाय यूजिंग सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो कि ग्राम नेगेटिव रॉड्स को ट्रीट करते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज़ हाईली एफिकेशियस इन ट्रीटिंग एक्यूट डायरियल इलनेस ड्यू टू एंटेरिक पैथोजेंस। तो एंटेरिक पैथोजेंस जो कि आपके गट में रह रहे होते हैं उन पैथोजेंस की वजह से जब डायरिया वगैरह हो जाता है या इलनेस ऐसी हो जाती है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन को यूज़ किया जा सकता है टू ट्रीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। रेजिस्टेंस पे अगर हम आ जाएं तो न्यूमरस मैकेनिज्म्स ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंस एग्जिस्ट इन क्लिनिकल पैथोजेंस। क्लिनिकल पैथोजेंस में होती है। हाई लेवल फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंस इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। किसकी वजह से हो रही थी? क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की वजह से हो रही होती है विद इन टोपोआइसोमेरेजेज। जब एक बैक्टीरिया की जीन के जो टोपोआइसोमेरेज जीन है वो जब अपने अंदर म्यूटेशन कर लेती है, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस कर लेती है, तो फिर वो जीन जो है वो रेजिस्टेंट हो जाती है, वो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट हो जाता है अगेंस्ट फ्लोरोक्विनोलोन्स। ऑल्दो डिक्रीज एंट्री फ्लक्स सिस्टम्स एंड मॉडिफाइंग एंजाइम्स प्ले अ रोल। इसके अलावा जो है वो एंट्री डिक्रीज़ हो जाना कि सेल वॉल के जो पोलिंग चैनल्स हैं वो अंदर ही ना जाने दें ड्रग को। इसके अलावा एफ्लेक्स सिस्टम्स और मॉडिफाइंग एंजाइम्स जो हैं वो भी इसमें रोल प्ले करते हैं इसके रेजिस्टेंस में। मैकेनिज्म्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। नंबर 1 ऑल्टर्ड टारगेट बाइंडिंग। टारगेट जो बाइंडिंग है जहाँ पे जाके ड्रग ने बाइंड करना होता है वो बदल जाती है। म्यूटेशंस इन बैक्टीरियल जीन्स इन कोडिंग डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमेरेज 4 alter target site structure and reduce binding efficiency of fluoroquinolones। जो म्यूटेशंस ये जीन्स में म्यूटेशंस होती हैं टोपोआइसोमेरेज 4 में या डीएनए गायरेज में, तो उससे होता क्या है कि जो टारगेट साइट है ड्रग को बाइंड करने के लिए वो टारगेट साइट बदल जाती है टोपोआइसोमेरेज 4 पे और डीएनए गायरेज पे, और जिससे उसकी एफिशिएंसी जो है वो लॉस हो जाती है। एफिशिएंसी रहती नहीं है फिर ड्रग की क्योंकि वो अपने टारगेट पे सही तरह से बाइंड ही नहीं किया। तो जब बाइंडिंग अफेक्ट होगी तो ऑब्वियस बात है एफिशिएंसी भी अफेक्ट होगी। जब एफिशिएंसी अफेक्ट होगी तो फिर जो है बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो जो बहुत थोड़ी सी एफिकेसी शो कर रही है ड्रग वो उसको तो आराम से इग्नोर करी जा रहा है, वो उससे मर भी नहीं रहा और वो अपना सारा काम भी सही से करी जा रहा है, तो इससे फिर वो क्या हो जाता है रेजिस्टेंट हो जाता है।
इसके अलावा दूसरा क्या है, डिक्रीज्ड एक्यूमुलेशन डिक्रीज हो जाती है। रिड्यूस्ड इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन इज लिंक्ड टू नंबर 1 अ रिडक्शन इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड नंबर 2 एफ्लक्स पम्प्स। अंदर बैक्टीरिया के अंदर जो है एक तो जाना कम हो रहा है उसका, कि ड्रग जो है वो अंदर जा ही नहीं पा रही। दूसरा क्या है कि उसमें उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी की वजह से, और दूसरा एफ्लक्स पम्प्स की वजह से। जब एफ्लक्स पम्प्स हैं उसके अंदर तो वो उस ड्रग को बाहर निकाल के फेंक रहे हैं, तो उससे भी फिर क्या हो रहा है कि ड्रग बैक्टीरिया के अंदर रह नहीं रही, डिक्रीज एक्यूमुलेशन है। तो जब बहुत थोड़ी ड्रग होगी, MIC के लेवल तक नहीं पहुंचेगी, तो फिर क्या होगा, कोई काम नहीं होगा। Alterations in membrane permeability are mediated through a reduction in outer membrane porin proteins, thus limiting drug access to topoisomerases। उससे फिर होता क्या है कि लिमिट एक्सेस हो जाती है टोपोइसोमरेज की तक, और एफ्लक्स पम्प्स एक्टिवली रिमूव फ्लोरोक्विनोलॉन्स फ्रॉम द सेल, और जो एफ्लक्स पम्प्स हैं वो फ्लोरोक्विनोलॉन्स को सेल से बाहर जो है वो फेंके जा रहे हैं। थर्ड लेवल पे क्या है, फ्लोरोक्विनोलॉन डिग्रेडेशन। तीसरा क्या है, रेजिस्टेंस होने का, कि फ्लोरोक्विनोलॉन जो है वो डिग्रेड हो रहा है। एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड एसिटाइल ट्रांसफेरेज वेरिएंट कैन एसिटाइलेट फ्लोरोक्विनोलॉन्स, जिससे जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स एसिटाइलेट हो जाते हैं, रेंडरिंग देम इनएक्टिव। और जिससे क्या होता है कि जो आपके फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और जब इनएक्टिव हो जाएंगे तो फिर जितना मर्जी वो बैक्टीरिया के अंदर पड़े रहें, वो तो कोई काम ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स पे। फार्माकोकाइनेटिक्स में सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, एब्जॉर्प्शन में फ्लोरोक्विनोलॉन्स आर वेल एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। जब इनको ऑरली खाते हैं, निगलते हैं इनको, तो ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में। विद लेवोफ्लेक्सासिन एंड मोक्सिफ्लेक्सासिन हैविंग अ बायो अवेलेबिलिटी दैट एक्सीड्स 90%। और फिर जो हमारे पास लेवोफ्लेक्सासिन है और मोक्सिफ्लेक्सासिन है, इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 90% से भी ज़्यादा होती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है बायो अवेलेबल होना। इंजेक्शन बायो अवेलेबल होने का मतलब है कि एक्टिवली वो आपकी बॉडी में कितनी देर तक मौजूद है जब वो एक्टिवली काम भी कर सकती है, तो 90% तक उसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है, तो डैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इंजेक्शन ऑफ फ्लोरोक्विनोलॉन्स विद सुक्राफ्लेट, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स कंटेनिंग आयरन और जिंक कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन। हाँ, पर अगर आप इंजेक्शन फ्लोरोक्विनोलॉन्स के साथ ही आप कर रहे हो, आप सुक्राल्फेट और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स, या इसके अलावा आप जो है वो डाइटरी सप्लीमेंट्स में जिसमें आयरन और जिंक के डाइटरी सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो ये जो है उसके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह है जैसे आपको जैसे मना किया जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके साथ ये नहीं खाना या ये वाली चीज़ नहीं खानी, तो वो इस वजह से होता है कि उसमें कोई ना कोई आयन, कोई ना कोई कोफैक्टर ऐसा होता है जो कि फिर उस चीज़ की जो एफिशिएंसी है उसको कम कर देता है, तो वो नहीं करना। बिल्कुल इस तरह जैसे आप अगर कैल्शियम और एक और चीज़ होती है कैल्शियम के साथ, अगर आप वो खाते हो तो फिर कैल्शियम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कैल्शियम के खा रहे हो ना, सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो बेशक, तो भी फिर कैल्शियम खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो कैल्शियम को फिर एब्जॉर्ब ही नहीं होने देता। मेरे जहन में नहीं आ रही वो कौन सी चीज़ है जो आप कैल्शियम के साथ नहीं खाते हो। कैल्शियम एंड अदर डाइवेलेंट केटाइंस ऑल्सो इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज एजेंट्स। कैल्शियम और जो इसी तरह के दूसरे जो डाइवेलेंट केटाइंस हैं वो भी इंटरफेयर करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज एजेंट्स की। डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो हैं वो इनको आप इनमें जो आपको सिप्रोफ्लोक्सासिन है, डेलाफ्लोक्सासिन है, लेवोफ्लोक्सासिन है और मोक्सिफ्लोक्सासिन जो है वो इनको आप आईवी तौर पे भी दे सकती हो, और ऑरली आप सिप्रोफ्लोक्सासिन, डेलाफ्लोक्सासिन, जेमिफ्लोक्सासिन, लेवोफ्लोक्सासिन, मोक्सिफ्लोक्सासिन और ऑफ्लोक्सासिन, इन 5-6 ड्रग्स को आप जो ऑरली भी खा सकते हो। और ये जो ड्रग्स हैं ये अनचेंज ड्रग रहती हैं, एक्सक्रीटेड इन यूरिन, और ये जो है वो अनचेंज यूरिन में एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। इनकी प्लाज्मा सिप्रोफ्लोक्सासिन का अगर हम लेवल देखें, सिप्रोफ्लोक्सासिन का 500 mg का वाटर मिल्क और योगर्ट में कि कितनी देर तक इनकी अवेलेबिलिटी रहती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टाइम के अकॉर्डिंग वाटर ब्लैक लाइन है, वाटर के साथ है, तो आपके पास इसकी जो काफ़ी देर तक आप देख सकते हो, और आपके पास एक पीक भी आ रही है उसकी 2 पे, ठीक है, 2 और 3 आवर्स के दरमियान जो है वो उसका जो मैक्सिमम होती है। मिल्क में थोड़ी कम होती है और योगर्ट में बहुत ही कम होती है प्लाज्मा सिप्रोफ्लोक्सासिन का लेवल। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें, बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स रेंजेस फ्रॉम 20% to 84%। फ्लोरोक्विनोलॉन्स डिस्ट्रीब्यूट वेल इनटू ऑल टिश्यूज़ एंड बॉडी फ्लूइड्स। फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो हैं ये
पूरी बॉडी के ऑल टिश्यूज़ में, बॉडी फ्लूइड्स में अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कंसनट्रेशंस आर हाई इन बोन, इनकी कंसनट्रेशन जो है बोन में, यूरिन में, एक्सेप्ट मोक्सीफ्लोक्सासिन, किडनी, प्रोस्टेटिक टिश्यू जिसमें प्रोस्टेटिक फ्लूइड नहीं है बट बाकी प्रोस्टेट जो आपका टिश्यू होता है उसमें, एंड लंग्स एज़ कम्पेयर टू सीरम, इनमें इनकी कंसनट्रेशन अच्छी खासी होती है। पेनिट्रेशन टू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज़ गुड, ये आपका जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसमें भी पेनिट्रेट कर जाता है। एंड दीज एजेंट्स में बी कंसिडर्ड इन सर्टेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन, और इन एजेंट्स को जो है वो आप सर्टेन CNS रिलेटेड इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं अच्छे तरीके से। एक्यूमुलेशन इन मैक्रोफेजेस एंड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स रिजल्ट्स इन activity against intracellular organisms such as listeria, chlamydia and mycobacterium. एलिमिनेशन पे अगर हम इसके देखें तो मोस्ट फ्लोरोक्विनोलॉन्स आर एक्सक्रीटेड रेनली, इनको यूरिन के थ्रू यानी कि किडनी के थ्रू इनको बाहर निकाला जाता है। देयरफॉर डोजेज एडजस्टमेंट आर नीडेड इन रेनल डिसफंक्शन, इसलिए इनकी जो डोजेज है उनको एडजस्ट करना पड़ता है उन पेशेंट्स में जिनमें रेनल डिसफंक्शन होता है ऑलरेडी। मोक्सीफ्लोक्सासिन इज़ मेटाबोलाइज्ड प्राइमरीली बाय द लिवर, मोक्सीफ्लोक्सासिन जो है वो प्राइमरीली मेटाबोलाइज हो जाती है लिवर में। एंड वाइल देयर इज़ सम रेनल एक्सक्रीशन, चूँकि रेनल एक्सक्रीशन होती है तो नो डोज एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेनल इम्पेयरमेंट। तो मोक्सीफ्लोक्सासिन के लिए जो है वो रेनल इम्पेयरमेंट चाहिए है भी अगर किसी पेशेंट में, तो जो है इतनी ज़्यादा डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जो मोक्सीफ्लोक्सासिन है ये लिवर में, सिर्फ ये वाली ड्रग जो है वो लिवर में मेटाबोलाइज हो रही होती है, और इसका बहुत ही थोड़ा लेवल जो है वो रेनल के थ्रू यानी कि किडनी के थ्रू पाया जाता है। एडवर्स रिएक्शंस में अगर हम इसके आएँ तो एडवर्स इफेक्ट्स में इसके सबसे पहले क्या आता है, इन जनरल फ्लोरोक्विनोलॉन्स आर वेल टॉलरेटेड, ये बहुत अच्छी तरह से टॉलरेट कर लेती है बॉडी इनको। कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स लीडिंग टू डिसकंटिन्यूएशन आर नॉजिया, जब आप इसको इसके जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो सामने भी कब आते हैं, जब आप इसको डिसकंटिन्यू करते हो, जब आप इसको छोड़ते हो, तो उसमें आपके पास आते हैं नॉजिया आता है, वॉमिटिंग आता है, हेडेक आता है और डिजीनेस आती है। तो ये वाले कुछ जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स देखे गए हैं। दीज एजेंट्स कैरी बॉक्स्ड वार्निंग्स फॉर टेंडिनाइटिस, टेंडन रप्चर, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड CNS इफेक्ट्स। हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है, इंसोम्निया हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है एंड सीजर्स हो सकते हैं। तो ये जो एजेंट्स हैं ये बॉक्स्ड वार्निंग्स होती हैं कि ये जो है वार्न करते हैं कि ये इनकी वजह से टेंडिनाइटिस हो सकती है, टेंडन रप्चर हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, इसके अलावा CNS रिलेटेड इफेक्ट्स जो है सामने आ सकते हैं, जिसमें हेलुसिनेशंस हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, इंसोम्निया हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है और सीजर्स हो सकते हैं। तो ये वाली जो है ये वार्निंग्स हैं। पेशेंट्स टेकिंग फ्लोरोक्विनोलॉन्स आर एट रिस्क फॉर फोटोटॉक्सिसिटी, जो पेशेंट फ्लोरोक्विनोलॉन्स ले रहे होते हैं उनको फोटोटॉक्सिसिटी के रिस्क पे होते हैं, वो रिजल्टिंग इन एग्जेजरेटेड सनबर्न रिएक्शंस, इसकी वजह से उनको सनबर्न रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये फोटोटॉक्सिसिटी कॉज कर देती है। पेशेंट्स शुड यूज़ सनस्क्रीन एंड अवॉइड एक्सेसिव एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट, पेशेंट्स को जो है वो सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए और उनको एक्सेसिव एक्सपोजर अल्ट्रावायलेट लाइट से जो है वो बचना चाहिए। इसके अलावा आर्थ्रोपैथी इज़ अनकॉमन, आर्थ्रोपैथी हो सकती है पर वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट आर्थेलरेजिया एंड आर्थराइटिस आर रिपोर्टेड विद फ्लोरोक्विनोलॉन यूज इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स में आर्थराइटिस वगैरह टाइप की डिजीज़ जो हैं वो सामने आई है, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन सामने आई हैं। Use in pediatric population should be limited to distinct clinical scenarios, for example cystic fibrosis और exacerbation। इसमें जो हमारे पास जो pediatric population होती है, जो pediatric patients हैं उनमें जो है वो इसको बहुत ज़्यादा clinical scenarios को देखते हुए इसको देना चाहिए, अदरवाइज इसको नहीं देना चाहिए क्योंकि जो आर्थराइटिस और जो इस तरह की डिजीज़ हैं ये सीवियर डिजीज़ में आती हैं। हेपेटोटॉक्सिसिटी और ब्लड ग्लूकोज डिस्टर्बेंसेज हैव बीन ऑब्जर्व्ड, इसके अलावा हेपेटोटॉक्सिसिटी यानी कि लिवर की टॉक्सिसिटी और ब्लड ग्लूकोज की जो डिस्टर्बेंस है वो देखी गई है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी ऑफ दीज इवेंट शुड रिजल्ट इन प्रॉम्प्ट रिमूवल ऑफ द एजेंट, अगर कोई ऐसा इवेंट सामने आता है कि किसी में ब्लड ग्लूकोज लेवल की डिस्टर्बेंसेज हो रही है, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो रही है, तो फिर फौरी तौर पे फ्लोरोक्विनोलॉन्स को बॉडी से रिमूव करना होता है और करना चाहिए। फ्लोरोक्विनोलॉन्स मे प्रोलॉन्ग द QTc इंटरवल एंड दीज एजेंट्स शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट्स predisposed to arrhythmias and taking medication associated with QT prolongation. Ciprofloxacin inhibits P450, 1A2 and 3A
P4 mediated metabolism, ये जो आपके पास ना कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जिनको आपने नेम दिया हुआ था P450, इस तरह P350, इस तरह सो ऑन। ये वाले जो प्रोटीन्स हैं, ये वाले जो स्ट्रेन्स हैं, ये बेसिकली डिफरेंट कामों में हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं और डिफरेंट कामों में यूज़ हो रहे होते हैं। जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ये इनहिबिट कर देता है इन प्रोटीन्स को। सीरम कंसनट्रेशंस ऑफ मेडिकेशंस सच एज थियोफाइलिन और टाइजेनिडीन, वारफारिन, और इसके अलावा हमारे पास है रोपिनिरोल और डोलोक्सेटिन, कैफीन, स्लाइडनाफाइल एंड हमारे पास ज़ोलिपेडम में भी इंक्रीज। इसके अलावा जो ये इनके अगर सीरम कंसनट्रेशंस जो है इन मेडिकेशंस की हों तो हमारे पास जो है वो थियोफाइलिन और इस तरह की जो चीज़ें इनकी कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है बॉडी में, सीरम में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स में डायरिया है, नोज़िया है, हेडेक है, डिजीनेस हो सकती है, टेंडन रप्चर हो सकता है, टेंडन जो आपके जोड़े होते हैं, आपको पता है ना, आपके मसल्स को जो जोड़ते हैं बोन के साथ, टेंडन्स, वो रप्चर हो सकते हैं। और इसके अलावा कोई अरिथमिया हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है और फोटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। यानी कि सन का एक्सपोजर तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है आपने। इसके अलावा बस साइक्लोस्पोरिन, थियोफाइलिन, वारफारिन, सीरम कंसनट्रेशन इनकी इंक्रीज़ हो जाती है, P450 जो है वो रिड्यूस हो जाता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती है और जो फिर आगे फर्दर मेटाबोलाइट्स हैं उनमें जो है फिर आगे अल्ट्रेशंस आती हैं, आगे फर्दर इफेक्ट जो है वो फिर सामने आ जाते हैं। Examples of clinically useful fluoroquinolones. Due to increasing resistance and box warnings, fluoroquinolones should be used with caution in select circumstances. They may be considered in patients who do not tolerate other agents. इनको उन पेशेंट्स में दिया जा सकता है जिनमें बाकी जो बीटा लैक्टम वगैरह जो है उनकी एलर्जीज़ वगैरह होती हैं, तो जहाँ पे कोई और काम नहीं करता तो फिर उनमें ये वाली ड्रग्स दी जा सकती है, फ्लोरोक्विनोलोन। और एज डेफिनेटिव थेरेपी वन ससेप्टिबिलिटीज़ आर अवेलेबल, या फिर इनको डेफिनेटिव थेरेपी के तौर पे यूज़ किया जा सकता है सिर्फ उनमें जिनमें ये ससेप्टिबल पाया गया है, जिनमें ये देखा गया है कि ये फ्लोरोक्विनोलोन जो है वो लाजमी तौर पे एक्ट करेंगे, उसमें जो एफिशिएंसी शो करेंगे। लिस्टेड बिलो और पोटेंशियल इंडिकेशंस फॉर दीज एजेंट्स। नंबर 1, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन हैज़ गुड एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बेसिलाई इंक्लूडिंग आपके पास निमोनिया अरिजिनोसा। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया, टाइफाइड फीवर एंड एंथ्रॉक्स। इट इज़ अ सेकेंड लाइन एजेंट फॉर इन्फेक्शंस अराइजिंग फ्रॉम इंट्राएब्डोमिनल lung, skin or urine sources. Of note, high dose therapy should be employed when treating pseudomonas infections. और इसके अलावा जो हाई डोज देनी पड़ती है उन पेशेंट्स में जिनमें pseudomonas के इन्फेक्शंस को ट्रीट करना होता है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट अच्छा काम कर सकती है और इसको ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए, टाइफाइड फीवर के लिए, एंथ्रैक्स के ट्रीटमेंट के लिए, और इसके अलावा इंट्राएब्डोमिनल जितने इन्फेक्शंस कॉज होते हैं उनके लिए, लंग, स्किन और यूरिन सोर्सेज के जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए भी इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसको यूज़ किया जा सकता है टू ट्रीट दोज इन्फेक्शंस, सिप्रोफ्लॉक्सासिन को। नेक्स्ट, लिवोफ्लॉक्सासिन हैज़ सिमिलर एक्टिविटी टू सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसकी एक्टिविटी भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन के जैसी ही होती है एंड दे आर ऑफन इंटरचेंज्ड व्हेन managing gram-negative bacilli including Pseudomonas aeruginosa. Levofloxacin has enhanced activity against Streptococcus pneumoniae and is first-line therapy for community-acquired pneumonia. It is a second-line agent for the treatment of S. maltophilia. ठीक है, तो ये इनके अगेंस्ट जो है वो काम कर सकती है। फिर हम आ जाते हैं मॉक्सीफ्लॉक्सासिन पे। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हैज़ एनहांस्ड एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव एनारोब्स के ख़िलाफ़ भी ये काम करता है एंड माइकोबैक्टीरियम स्पीशी के ख़िलाफ़ भी ये काम करता है। द ड्रग में बी यूज़ फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जिसका आप कैप भी कह रहे हो, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, CAP कैप, बट नॉट हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है उसके लिए इसको नहीं यूज़ किया जा सकता ड्यू टू द पुअर कवरेज ऑफ
Pseudomonas aeruginosa. It may be considered for mild to moderate intra-abdominal infections. इसको जो है वो mild to moderate intra-abdominal infections में भी consider कर लिया जाता है, इसको दिया जा सकता है, but should be avoided if patients have fluoroquinolone exposure within previous 3 months. बट इसको अवॉइड किया जाता है अगर पेशेंट्स में फ्लोरोक्विनोलॉन एक्सपोज किया गया है पिछले 3 माह में. अगर पिछले 3 माह में फ्लोरोक्विनोलॉन किसी और तरह के दिए गए हैं तो फिर पेशेंट्स में मॉक्सिफ्लॉक्सासिन नहीं दी जानी. ड्यू टू इंक्रीजिंग Bacillus fragilis resistance, moxifloxacin may be considered as a second-line agent for management of drug-susceptible tuberculosis. नेक्स्ट है हमारे पास जेमिफ्लॉक्सासिन. जेमिफ्लॉक्सासिन इज इंडिकेटेड फॉर मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. अनलाइक द अदर कंपाउंड्स इट इज़ ओनली अवेलेबल एज एन ओरल फॉर्मुलेशन. जेमिफ्लॉक्सासिन जो है वो सिर्फ ओरली ही आप खा सकते हो, ले सकते हो, आप इसको इंट्रावेनसली नहीं ले सकते हो. नेक्स्ट इज डेलाफ्लॉक्सासिन. डेलाफ्लॉक्सासिन हैज़ इम्प्रूव्ड एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई इंक्लूडिंग MRSA and Enterococcus species. Due to its spectrum of activity, it is an option for managing acute बैक्टीरियल स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शंस. तो बहुत ज़्यादा क्योंकि इसका स्पेक्ट्रम जो है वो अच्छा है तो इसको जो है वो एक्यूट बैक्टीरियल स्किन और स्किन स्ट्रक्चर के जो इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए इसको डेलाफ्लॉक्सासिन को दिया जा सकता है. इट इज़ अवेलेबल एज एन इंट्रावेनस एंड एन ऑरल फॉर्मुलेशन. इसको इंट्रावेनस और ऑरल फॉर्मुलेशन दोनों में ही लगाया जा सकता है, दोनों की तरह दिया जा सकता है. These are the references for today's lecture, and this is all about today's lecture. So students, if you have any question you can ask freely.